नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में पहले से ही शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोनों के बीच की जो तगड़ी भिड़ंत है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर लगातार सियासत तेज है। इंतजार है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, चुनाव आयोग का क्या कुछ फैसला हो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के बारे में। आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा और इसको लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हाल ही में जिस तरीके से निर्वाचन आयुक्त प्रमुख राजीव कुमार ने अपनी बात रखी थी कि बहुमत के आधार पर वह फैसला सुनाएंगे कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी। दरअसल आपको बता दें 27 सितंबर के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग पर अब यहाँ पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग का क्या फैसला होगा। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर हम अपने सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि 27 सितंबर के दिन आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चुनाव आयोग अब फैसला सुनाएगा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किसका होगा, शिंदे गुट का या फिर यहाँ पर उद्धव गुट का। लेकिन इसी बीच आसिफ जी, जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर सीमा में रहकर दोनों ही गुट अगर रहते हैं तो दशहरा रैली का आयोजन बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि 5 अक्टूबर के दिन दशहरा रैली है जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। विरासत में यह पार्टी उद्धव को मिली और ऐसे में देखा जाए इस रैली के लिए काफी हमने भिड़ंत देखी थी, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो ऐसे में शरद पवार ने जो संदेश भेजा है वह कहना चाहते हैं कि सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही गुट एक साथ मिलकर चलें और दशहरा रैली का जो आयोजन अलग अलग हो रहा है, भले ही अलग हो रहा है, लेकिन सीमा में रहकर अगर करेंगे तो बहुत ही शानदार होगा। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या शरद पवार यहाँ पर अब एक बार फिर से यहाँ पर शिंदे गुट और उद्धव गुट को मिलाना चाहते हैं? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर वह बीच में एक संदेश देते हुए नजर आए, बहुत ही बड़ा। एग्जैक्टली देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी। देखिए, एक खूबसूरत सा त्यौहार है जिसको पूरा हिंदुस्तान आज मना रहा है, और आज नहीं, मुझे लगता है पिछले 10 दिनों से मना रहा है, क्योंकि नवरात्रि है, लोग जो है फास्ट रहते हैं और इससे बड़ा खुशी का दिन आ नहीं सकता। लेकिन इस बीच में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इसको थोड़ा सा सियासत से हट कर देखते हैं, राजनीति से हट कर देखते हैं, तो हम आप ये समझ पाते हैं कि देखिए सीएम हो एकनाथ शिंदे साहब हो, उद्धव ठाकरे हो या तमाम नेता हों, उन्होंने देखिए सियासत अपनी जगह है लेकिन भाईचारा अपनी जगह है, और इस भाईचारा को कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें सबको जो है एक साथ आना सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे हों या उद्धव ठाकरे हों, जो इन्होंने कहा है कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और देखिए, त्यौहार क्यों आते हैं? ये खुशियाँ लेने के लिए आते हैं या इसमें दुख देने नहीं आते हैं? तो मुझे लगता है उनका ये फैसला शानदार है। चाहे कोई किसी भी पार्क में चला जाए, कोई कहीं रैली निकाले, रोड शो करे या फिर मेला लगाए, वहाँ पे मैसेज यही जाना चाहिए कि देखिए महाराष्ट्र की जनता एक है, महाराष्ट्र का सीएम सबके लिए सोच रहा है, ये ज़्यादा सीएम एकनाथ शिंदे के लिए जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि जो बयान आए हैं और ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये शानदार मैसेज है। त्यौहार का वक्त है, इसमें कम से कम तो राजनीति ना हो, क्योंकि राजनीति में आता है नफरत से लोग दरारें पैदा होती है, लोगों को तकलीफ होता है, और कम से कम पर्व में ये सब चीज़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर और अच्छे मैसेज है। मुझे भी लगता है कि दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर उल्लंघन ना होना चाहिए, कानून को हाथ में ना ले, और ये इससे बेहतर तस्वीरें नहीं आ सकती। तो मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने भी ये बातें कही हैं। जिस तरीके से शरद पवार ने अपनी बात रखी, शरद पवार का कहना यह रहा है कि 14 करोड़ की जो आवाम है उनकी जिम्मेदारी सीएम एकनाथ शिंदे पर है। तो ऐसे में देखा जाए वह पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो, दशहरा रैली का आयोजन बहुत ही शानदार अंदाज में हो, चाहे वह किसी भी पार्क में हो। जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ जी ने भी काफ़ी तारीफ की है उनके इस बयान की, और वह चाहते हैं कि दोनों ही गुट बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस रैली का यहाँ पर आयोजन जिस तरीके से करेंगे उसका लुत्फ उठा सकते हैं। बात यहाँ पर करेंगे चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुमत के आधार पर यहाँ पर फैसला होने वाला है, तो इनके मुताबिक बहुमत के आधार पर होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि इस वक्त देखा जाए चुनाव आयोग लगातार विचार विमर्श कर रहा है। चुनाव आयोग दोनों गुटों की बैठकें भी कर सकता है, और इससे पहले भी कई पार्टियां दो गुटों में बंटी हुई नजर आई। तो ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला क्या हो सकता है? क्योंकि शिंदे गुट की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले ये जो शिवसेना की लड़ाई है पिछले 2 महीनों से चल ही रहा है, पहले
फिर कोर्ट में गया, वहाँ पे दोनों तरफ के जो वकील हैं अलग अलग दलीलें देते वो नज़र आए, पेश करते नज़र आए, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट मिलता गया। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का सब्र का बांध भी टूटता गया। लेकिन उसके बाद फाइनली जब जो है 27 तारीख को जब जो है चुनाव आयोग के इसमें हिस्से में भेज दिया गया कि भाई आप फैसला कीजिए। देखिए सच्चाई यही है, क्योंकि किसका क्या अब पार्टी होगा, उसके चिन्ह क्या होंगे, ये तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है। अब लिहाजा सवाल ये है कि देखिए चुनाव आयोग के फैसले क्या आएंगे नहीं आएंगे तो उन पर डिपेंड है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी पे कब्जा रहा है, जो अध्यक्ष रहा है, जो उनके पुचकार रहे हैं, अगर इस तरीके पे हम देखें तो इसमें सब पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे राजस्थान माफ़ कीजिए महाराष्ट्र के आवाम को पता है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भक्त थे। नो डाउट कि एकनाथ शिंदे भी हैं, लेकिन देखिए पार्टी से करीब कौन था, पार्टी से जुड़ा हुआ कौन था, तो मुझे लगता है ये इसमें उद्धव ठाकरे आगे आते हैं, उनके हक में ही फैसला आएगा। बहरहाल फैसला आने से पहले तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आपने विरासत के शब्दों का इस्तेमाल किया उस लिहाज से मुझे लगता है उनके पक्ष में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि उद्धव के पक्ष में फैसला आ सकता है। अब बात यहाँ पर चुनावों को लेकर करते हैं आसिफ जी, क्योंकि ये भी कहा गया कि चंद्रकांत पाटिल ने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं चुनावों को टाला जा सकता है, और दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ चुनाव आयोग को रुख कर सकता है, क्योंकि वह समय अवधि मांग सकता है जिससे कि उन चुनावों को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि बीएमसी चुनाव अक्टूबर के महीने में हो सकते हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ 18 अक्टूबर के दिन अगली सुनवाई बताई जा रही है। देखिए बिल्कुल पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि आप बीएमसी का चुनाव देखिए बहुत मायने रखता है। उसमें क्या होता है कि राज्य की कॉलोनियों का विकास होता है, साफ सफाई है, पानी है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें लिहाज से बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में। और आप जब गुजरात के चुनाव के मद्देनज़र आप इसको टाल रहे हैं तब तो ये नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं है, ये नाइंसाफ़ी मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता के लिए नाइंसाफ़ी है। तो वाकई में मुझे लगता है जाना भी चाहिए, क्योंकि आप क्यों टाल रहे हैं? गुजरात का चुनाव वहाँ करवाइए। लेकिन दरअसल ये है कि देखिए नेताओं के अंदर डर होता है, पार्टियों के अंदर डर रहता है, और एक वक्त में दोनों जगह की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लिहाजा ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आवाज़ उठे भी थे, सवाल उठे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वाकई में जाने में कोर्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि बीएमसी के चुनाव जो वक्त पे है, मुकर्रर है, उस पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम जानकारी दी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में अब सुप्रीम कोर्ट जो 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुना सकता है 16 विधायकों की अयोग्यता पर, और उसमें नाम एकनाथ शिंदे का भी शामिल है, तो ऐसे में अगर अयोग्यता जाती है तो आपको क्या लगता है शिंदे की सरकार गिर सकती है महाराष्ट्र में? क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, और इस 2.5 साल के कार्यकाल में क्या हो सकता है? बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है या फिर उद्धव की तरफ से? देखिए एक वक्त में ये डर आया था कि शायद एकनाथ शिंदे की सरकार गिर भी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से वक्त टल रहे हैं तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे का दर्द भी टल गया है, और यही वजह है कि आज वो बेफिक्र होकर जो है पर्व भी मना रहे। खैर वो मनाना भी चाहिए। बहरहाल देखिए जहाँ तक अयोग्यता का सवाल है, ये झारखंड में भी मसला शुरू हुआ था हमारा, आपने देखा बाकी तरीके से कि हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी, सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लिहाजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे भी लगता है कि हालांकि मामला तो है राज्यपाल, चुनाव आयोग, तमाम जगहों पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है हो पाएगा, अयोग्यता साबित कर पाएंगे और सरकार गिर जाएगी। देखिए अगर गिरना होता तो उसकी भूम हम सबको लग जाती है, कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता, लेकिन वो तस्वीरें नहीं आ रही है। तो लिहाजा मुझे लगता है हालांकि वक्त काफ़ी हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो साबित कर पाएंगे, क्योंकि अगर सरकार गिरने का डर होता, अगर अयोग्यता साबित होने का डर होता, तो फिर वो कहीं ना कहीं बेचैनी, वो खलबली हमें एकनाथ शिंदे के माध्यम से देखने को जरूर मिलती है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि आने वाले समय में क्या वाकई में अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, क्या वह अब इस चुनाव चिन्ह के ना मिल पाने के बाद नई पार्टी का गठन करेंगे, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, या फिर जल्द ही वह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं फैसले से पहले ही? बिल्कुल देखिए उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, पार्टी का ही ऐलान करेंगे। पार्टी का ऐलान करने के साथ साथ बीजेपी के साथ गठबंधन रहेगी और वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि वो क्या उनके साथ विलय हो जाएंगे, तो फिर होने का मतलब वो गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी रहेगी तो कभी भी वो साथ छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है वो पार्टी ही बनाने की तरफ रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बारे में, देखना दिलचस्प होगा कि 18 अक्टूबर को क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और एकनाथ शिंदे क्या कुछ फैसला सुनाते हैं आगामी बीएमसी चुनाव से पहले। क्या वाकई में वह पार्टी का गठन करेंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे? खैर आपकी क्या राय है इस पर, यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।